हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारे संस्कृत का सेकंड क्लास होने वाला है, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं धातु के बारे में। यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है। आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, आइए समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम धातु पढ़ेंगे। धातु को ही हिंदी में क्रिया कहा जाता है। धातु को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, पठ मतलब पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, हस मतलब हंसना। तो जितने भी क्रिया हैं, आज हम बहुत सारे क्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। धातु को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बेसिक लेवल से, यानी कि जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता है, जिनको आगे जाकर संस्कृत को समझने में दिक्कत होता है, मैं बता दूं यही वो टॉपिक है जो समझने में दिक्कत करता है। यानी कि अगर आपको क्रिया का अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर आइए अच्छे तरीके से समझते हैं क्रिया यानी कि धातु। तो आज हम 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 5 टॉपिक के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। पहला है धातु। धातु क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, सब कुछ जानेंगे। फिर हम जानेंगे धातु के प्रकार, कितने प्रकार के धातु होते हैं। सेट और अनिट क्या है, सेट और अनिट, आइए इसको हम समझेंगे। और धातु का मूल रूप क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है मूल रूप पूछता है, खास करके पूछता है। और उसके बाद जानेंगे हम बहुत सारे धातु और उसका अर्थ। तो आइए हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु यानी कि क्रिया की। तो हमारा टॉपिक जो है हमें यहाँ पे लिखा भी है धातु यानी क्रिया। आइए बात करते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं, क्या होता है धातु। तो सिंपल सा है, धातु यानी क्रिया। तो जो भी परिभाषा क्रिया का होगा वही सेम परिभाषा धातु का होगा नहीं। अब बात करते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कि कोई काम, जैसे पढ़ाना कोई काम है, पढ़ना भी कोई काम है, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, गाना, ये सारे के सारे क्या है, क्रिया हैं। तो क्रिया को करने में कहते हैं, जब किसी काम को किया जाए या होने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। और क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, तो मैंने सेम परिभाषा यही लिखा है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं क्या परिभाषा लिखा है मैंने। धातु किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध हो, किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे धातु कहते हैं। एक परिभाषा और है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे अगर पढ़ना है, पढ़ना, तो पढ़ना किससे बना है, पठ से। और चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो और आसान है नहीं। पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना। इस प्रकार से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि संस्कृत में धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातु संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में धातु 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे आपने इसके पहले कभी सुना नहीं होगा, आई होप, कि संस्कृत में धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं कहता हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से संस्कृत पढ़ाऊंगा। अगर आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा है ना, आपको 100% समझ में आएगा। ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। चलिए, धातु के 3 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, तो पहला है परस्मैपदी धातु। कौन सा है, परस्मैपदी धातु। दूसरा होता है आत्मनेपदी धातु और तीसरा होता है उभयपदी धातु। अब बात करते हैं कि ये क्या है, क्या है, इसे किसे कहते हैं परस्मैपदी, इसमें होता क्या है, क्या करना पड़ता है, सब कुछ आइए समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला है परस्मैपदी धातु। किसे कहते हैं परस्मैपदी धातु, तो ऐसे धातुएं जिनका धातु रूप बनाते में हम तीता अंति का प्रयोग करते हैं। देखिए, तीता अंति लट लकार का सूत्र है। ऐसे आपके लिए तो एक नया ही वर्ड आ गया, लट लकार क्या होता है। तो लट लकार भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ये समझिए कि धातु रूप बनाने में एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और वही सूत्र है तीता अंति। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र होते हैं। ठीक है, तो जिन धातु में धातु रूप बनाते समय तीतः अंति इत्यादि मतलब और भी बहुत सारे ऐसे सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है,
उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार परिभाषा क्या लिखा है। वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ती तह अंति आदि प्रत्यय लगता है उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, तो पठ धातु का धातु रूप बनाएंगे तो बनेगा पठती, पठतः, पठंती। जैसे में लिख धातु, अगर लिख धातु का धातु रूप बनाएंगे तो बनेगा लिखती, लिखतः, लिखंती। तो ऐसे धातु जिसके अंत में तीतः अंति लगता है उसे कहते हैं हम परस्मैपदी धातुएं। समझ में आ गया? सिंपल सा परिभाषा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं आत्मनेपदी धातुएं किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें भी बस सिंपल सा परिभाषा है, सूत्र अलग है, सूत्र अलग है। जैसे कि वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाते समय, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ धातु रूप बनाते समय ते एते अंत्य सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ था ती तह अंति, यहाँ है ते एते अंत्य, यानी कि सूत्र जो है थोड़ा बदल गया है। तो जिन धातुओं के धातु रूप बनाते समय ते एते अंत्य आदि प्रत्यय लगाया जाता है उसे आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं, है ना। सिंपल सिंपल है, बस सूत्र जो है अलग है। इसमें तीतः अंति लगता था, मैंने तीतः अंति लगता है और यहाँ पे ते एते अंत्य लगता है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे कि सेव धातु, सेव मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। और सेव धातु का अगर धातु बनाते हैं तो सेवते, सेवेते, सेवंते, यानी कि अंत में देखेंगे तो ते एते अंत्य सूत्र लगा है। अगर वृत्त धातु का बनाए, वृत्त मतलब होता है वर्तमान रहना, अगर इस धातु का धातु बनाएंगे तो वर्तते, वर्तेते, वर्तनते, यानी ते एते अंत्य सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो जहां पे तीतः अंत्य लगेगा परस्मैपदी धातु कहेंगे, जहां पे ते एते अंत्य सूत्र लगेगा आत्मनेपदी धातु कहेंगे। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर यूज जो होने वाला है वो है परस्मैपदी धातु, इसी का अधिकतर प्रयोग होता है। ये तो बहुत कम, यानी कि मतलब कहीं 10% अगर आत्मनेपदी होता है तो 90% जो है परस्मैपदी धातु का उपयोग होता है। अब एक और प्रकार है जिसका नाम है उभयपदी। अब ये उभयपदी क्या है? तो सिंपल सा है, उभय मतलब दोनों, यानी कि वैसे धातुएं जिनका धातु रूप आत्मनेपदी पर चलता है और परस्मैपदी पर ही चलता है, दोनों मिलाकर चलता है, तो समझो वो उभयपदी है। आइए एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे धातुएं जिनका धातु रूप परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी दोनों प्रकार चलता है। आप जिस पे चाहे बना सकते हैं, परस्मैपदी पे भी चलेगा, आत्मनेपदी पे भी चलेगा, उसे कहते हैं उभयपदी धातुएं। जैसे कि पच धातु, पच धातु जो है हम इसको पचती, पचता, पचंती बना सकते हैं, अच्छा यहाँ विसर्ग होगा, और पचते, पचेते, पचंते भी बना सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीका सही होगा। याच धातु, याच मतलब मांगना, याच धातु को हम याचती, याचता, याचनते, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, याचती, याचता, याचनती ही बना सकते हैं, और याचते, याचेते, याचनते ही बना सकते हैं। इस प्रकार से हम याच धातु को उभयपदी धातु में रखा गया है, जो जिसका धातु रूप दोनों में बनता है। एक बात और जान लीजिए कि ये जो परस्मैपदी धातु है, इसमें जितने भी धातु होंगे वो केवल और केवल परस्मैपदी होंगे, यानी ती तह अंति से ही बनेंगे। अगर मैं चाहूं कि इस धातु के धातु रूप को ते एते अंत्य सूत्र लगाकर बना दूं तो गलत हो जाएगा। यानी कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल परस्मैपदी धातु के अनुसार ही चलते हैं, और कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल आत्मनेपदी धातु के रूप में ही चलता है, यानी आत्मनेपदी ही होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मन करे तो इसमें और मन करे तो इसमें बना देंगे, नहीं। आपको ये याद करना होगा कि कौन सा धातु परस्मैपदी है और उसका धातु रूप किस पे चलता है, तीतः अंति पे चलता है कि ते एते अंति पे चलता है, ठीक है। यानी कि सबका अपना अपना खास है, तीतः अंति चलेगा वो परस्मैपदी, ते एते अंति चलेगा वो उभयपदी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया भी कि ज्यादातर जो है हम परस्मैपदी का उपयोग करते हैं। तो धातु के 3 प्रकार हैं, कौन कौन हमने समझ लिया, परस्मैपदी धातुएं, आत्मनेपदी धातुएं और उभयपदी धातुएं।
आइए अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम लिखा है। अच्छा, हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया, वाह मजा आ गया। पहला टॉपिक धातु किसे कहते हैं, यानी धातु यानी क्रिया। दूसरा टॉपिक धातु के प्रकार भी हमने जानी है। धातु 3 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी, उभयपदी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब बात करते हैं सेट एवं अनिट क्या होता है। सिंपल सा है, सेट और अनिट क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है सेट, यहाँ लिखा है अनिट। आइए समझते हैं क्या होता है। सिंपल है, मजा आएगा पढ़ने। अगर आप लकार पढ़ेंगे, लकार देखिए इसके जस्ट मैं आपको लकार ही पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है उसके बारे में जानकारी कर लेना जरूरी है, क्योंकि लकार के बारे में अगर जानकारी रहेगा तो ही आपको ये समझ में आएगा। आइए समझ कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ विकसित कर लेते हैं लकार के बारे में। लकार जो है इसका हिंदी अर्थ होता है काल। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, जिसमें से 5 प्रमुख होते हैं जो हमें सिलेबस में दिया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसमें से एक लकार होता है जिसका नाम होता है लृट लकार। क्या नाम होता है? लृट लकार। बस उसी से जो है इसमें थोड़ा सा रिलेशन है, संबंध है। अब समझते हैं सेट किसे कहते हैं। सेट क्या होता है? सेट एक ऐसा धातु होता है, धातु ही होता है, ठीक है, धातु का प्रकार ही समझिए। तो सेट एक ऐसा धातु होता है जिसका धातु रूप अगर लृट लकार बनाते हैं तो ई का प्रयोग होता है। ई का प्रयोग देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं आपको सब कुछ जो है समझाऊंगा सामने, तो टेंशन नहीं लीजिए। आइए पढ़ते हैं इसका परिभाषा। क्या लिखा है मैंने? वे धातुएं जिनका धातु रूप, वे धातुएं जिनका लृट लकार में धातु रूप, लृट लकार में धातु रूप बनाते समय ई का प्रयोग होता है। सिंपल है, वे धातुएं जिनका लृट लकार में धातु रूप बनाते समय ई का प्रयोग होता है उसे सेट कहते हैं। जैसे है भव धातु, भव का धातु रूप बनाएंगे तो बनेगा भविष्यति। सूत्र होता है स्यति, लेकिन भव से यहाँ भवि बन गया। देखिए भव से क्या बन गया है? भवि बन गया है। यहाँ पे भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति, देखिए भविष्य बन गया, यही भवि बन गया। तो भवि क्यों बना है? क्योंकि ई की मात्रा लगाए हैं। और ई की मात्रा क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये धातु जो है सेट है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। पठ धातु, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यंति बनता है। तो पठ से पठी बन गया। देखिए पठ से पठी बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि यह सेट धातु है और इसमें ई की मात्रा लगाते हैं, इसलिए पठ से ई की मात्रा लगाकर पठी कर दिया गया। अब इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट भाई होता है, या कह सकते हैं इसका दुश्मन होता है, जिसका नाम है अनिट। क्या नाम है? अनिट नाम है उसका, अनिट। अब अनिट में क्या होता है? इसमें जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि यहाँ ई का इस्तेमाल होता है और यहाँ ई का इस्तेमाल नहीं होता है, ई का प्रयोग नहीं होता है। पढ़ लेते हैं। वे धातुएं जिनका लृट लकार में धातु रूप बनाते समय, लृट लकार में धातु रूप बनाते समय ई का प्रयोग नहीं होता है, ई का प्रयोग नहीं होता है, उसे कहते हैं अनिट धातुएं, उसे अनिट धातु कहते हैं। जैसे कि दा धातु है, दा धातु का धातु रूप बना रहे हैं तो दास्यति। क्या यहाँ पे दिस्यति होगा? नहीं होगा। ई की मात्रा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हम ई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। उसी प्रकार से देखिए पीव धातु है, पीव का मूल रूप होता है पा, तो पा से बनेगा तो पास्यति। यहाँ पे हम पीस्यति नहीं कर सकते हैं, ई की मात्रा नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस धातु में ई की मात्रा जो है लगता ही नहीं है, ई की प्रयोग नहीं होता है। तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो इस प्रकार से हमने समझा सेट और अनिट। इसमें ई की मात्रा लगता है, इसमें ई की मात्रा नहीं लगता है, ठीक है। इसमें ई की मात्रा लगता है, में नहीं लगता है, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ बात है नहीं। बस हाँ, इसको जो है जानकारी जो है रखिएगा, बहुत गहराई की बात बताए हैं आपको। और आइए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं, कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं। अब ये मूल रूप क्या है? तो मूल रूप का मतलब होता है उसका रूप, हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। जिनका धातु रूप लृट लकार में जाकर बदल जाता है। जिस धातु का मूल रूप, जिस भी धातु का मूल रूप अलग होता है, जिस भी धातु का मूल रूप अलग होता है, उसका धातु रूप लृट लकार में जाकर बदल जाता है। किस लकार में बदलता है? तो लृट लकार में बदलता है, ये याद रखिएगा। ऐसे कुछ धातुएं हमने निम्नलिखित लिखे हैं, आइए समझते हैं।
तो सबसे पहला जो धातु है हमारा वो है भव। भव धातु। भव मतलब होता क्या है और इसका मूल रूप क्या होता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है मूल रूप। भव का मूल रूप होता है भू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है। भव का मूल रूप होता है भू। इसका हिंदी अर्थ होता है होना, और अगर लट लकार में इसका रूप बनाना चाहें तो बनता है भवती, और लट लकार के अलावा लिट लकार बनाना चाहें तो बनता है भविष्यति। भविष्यति ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो धातु हमें लिखा है वो गच लिखा है। गच। गच धातु की क्या खूबी है, तो गच धातु का मूल रूप होता है गम, लेकिन इसका मूल रूप होता है गम, लेकिन इसका जो रूप चलता है वो लट लकार में गचती और लिट लकार में गमिष्यति। देखे आपने कैसे बदल गया इसका रूप, गचती से हो गया गमिष्यति। इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। इसका हिंदी अर्थ होता है जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर धातु। तो तीसरा धातु जो है उसका नाम है पश्य। पश्य का मतलब होता है देखना। पश्य का मतलब होता है देखना। इसका मूल रूप की बात करें, मूल रूप होता है दृश्य, और लट लकार में इसका रूप चलता है पश्यति। देखिए लट लकार में इसका रूप चलता है पश्यति, क्योंकि पश्य है तो पश्यति, और लिट लकार में जाता है तो बन जाता है द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति। पश्यति पश्यति से बन गया द्रक्ष्यति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इच्छ धातु। इच्छ मतलब इच्छा करना। तो इच्छ धातु का लट लकार में रूप चलता है इच्छति। इच्छति। इच्छ मतलब होता क्या है, इच्छ मतलब होता है इच्छा करना या कामना करना। इसका मूल रूप होता है ईश। मूल रूप क्या होता है, मूल रूप होता है ईश। चलिए, और इसका अगर हम लिट लकार में रूप बनाना चाहें तो क्या बनेगा, एसीष्यति। एसीष्यति। देखा आपने कैसे बदल गया। तो अभी हमने आपको क्या कहा था, अभी हमने आपको कहा था कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं। देखिए यहाँ मैंने पे बताया था कि कुछ धातुओं के मूल रूप अलग होते हैं, जिन धातु को लिट लकार में जाकर बदल जाता है। तो लिट लकार में आकर देखिए कैसे बदल रहा है। इच्छ धातु था तो बनना चाहिए था इच्छति, यहाँ बन रहा है लिट लकार में क्या, एसीष्यति। एसीष्यति। तो ये अपना रूप जो है वो बदल लिया। और ऐसे धातुओं को पकड़ना और इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलने वाले हैं, यानी धोखेबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रीच। 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 प्रीच है हमारा धातु, क्या है, प्रीच। तो प्रीच धातु को हम याद करते हैं। प्रीच मतलब होता है, अच्छा, प्रीच का मूल रूप होता है प्रच्छ, और इसका हिंदी अर्थ होता है पूछना। मूल रूप होता है प्रच्छ और हिंदी अर्थ होता है पूछना। अगर लट लकार की बात करें तो पृच्छति, और अगर लिट लकार की बात करें तो प्रच्छति। प्रच्छति। लिट लकार में बनता है प्रच्छति और लट लकार में बनता है पृच्छति। देखिए चेंजिंग जो है यहाँ पे आपको चेंजिंग दिख रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं तिष्ठ धातु। तिष्ठ मतलब होता है ठहरना। तिष्ठ मतलब होता है ठहरना। तिष्ठ का जो मूल रूप है वो है अस्था। अस्था। लेकिन जब लट लकार में इसका रूप बनाएंगे तो बनता है तिष्ठति, और जैसे ही इसका रूप लिट लकार में लाते हैं बनता है अस्थास्यति। अस्थास्यति कैसे बना, देखिए मूल रूप है अस्था तो बना अस्थास्यति। इसका साधारण रूप है तिष्ठ तो बना तिष्ठति, यानी कि मूल रूप से लिट लकार में बनता है। ये जो मूल रूप है वो सीधे लिट लकार से कनेक्शन जोड़ता है, और जो इसका जो साधारण रूप है वो लट लकार से इसका कनेक्शन जोड़ता है। देखिए तिष्ठ है तो लट लकार में आपको तिष्ठति दिखेगा। इसका मूल रूप है आस्था, लिट लकार में आपको अस्थास्यति दिखेगा। तो ये जो है आप रिलेशन जो है इसका जो भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये कैसे कैसे चेंजिंग होता है ये जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है यक्ष धातु। यक्ष मतलब क्या होता है, यक्ष मतलब होता है दान देना या देना। यक्ष मतलब देना। इसका मूल रूप क्या होता है, इसका मूल रूप होता है दान। अगर लट लकार की बात करें तो देखिए यक्षति।
क्योंकि यक्ष धातु है तो लट लकार में यक्षिति चलेगा, लेकिन मूल रूप दान है तो इसका लिट लकार इसी के जैसे चलेगा, दास्यति, दास्यति। देखिए कैसा आप बदल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट धातु है जिघ्र धातु। इसका अर्थ होता है सूंघना। जिघ्र मतलब सूंघना। अगर मूल रूप की बात करें तो घरा। अब देखिए लट लकार में धातु जो है साधारण रूप होता है जिघ्र, तो लट लकार जो है साधारण रूप से बनता है तो जिघ्र से बनता है जिघ्रति, जिघ्र से बनता है जिघ्रति। लेकिन 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 आप जानते हैं कि इसका मूल रूप क्या है, घरा है। तो अगर हम बनाना चाहें लिट लकार में तो क्या बनेगा, बनेगा घरास्यति, घरास्यति बनेगा। तो ये मूल रूप से बनता है लिट लकार। नेक्स्ट है पीब धातु। पीब मतलब होता है पीना, पीब मतलब पीना। अगर मूल रूप की बात करें तो इसका होता है पा। अगर पीब धातु का लट लकार बनाएंगे तो पीबती, लेकिन अगर पा धातु मूल रूप पा है, अगर लिट लकार बनाएंगे तो पास्यति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मूल रूप से ही इसका रूप जो है वो लिट लकार में जाकर बदलता है। नेक्स्ट है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाचना। नृत्य मतलब नाचना। इसका मूल रूप की बात करें तो नृत्य होता है। देखिए यहाँ पे आधा त और यह है, यहाँ पे केवल नृत्य है, नृत्य। गलत लकार तो नृत्यति और दृढ़ लकार तो नर्तिष्यति। तो ये है इसका मूल रूप। तो देखा आपने कि मूल रूप कितना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद रहेगा तो दृढ़ लकार बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और ऐसे धातु ले लेते हैं जो नहीं बदलते हैं पर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य धातुएं निम्नलिखित हैं। आइए पढ़ते हैं। तो पहला है लब। लब मतलब होता है प्राप्त करना। उसी प्रकार से सेव। सेव मतलब सेवा करना। लिंप मतलब लीपना या नीपना कहते हैं, हमारे गांव में कहते हैं कि आगर नीपना, तो ये लीपना या नीपना। वृत्त मतलब होता है वर्तमान रहना। वर्तमान रहना मतलब बने रहना या कायम रहना। उसी प्रकार से अस मतलब होना। हन मतलब मारना। हन मतलब मारना। हन मतलब मारना। आगे बढ़ते हैं। युज। युज मतलब होता है मिलाना। युज मतलब मिलाना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और यहाँ है छिप। छिप मतलब होता है फेंकना। प्राणम मतलब प्रणाम करना। अर्ज मतलब कमाना। अर्ज मतलब कमाना, कहते ना कितना अर्जन किए हो। अर्जन मतलब कितना पैसा जो है कमाया हो। उस प्रकार से चूर। चूर मतलब होता है चुराना। चिंत मतलब चिंता करना। हस मतलब हंसना। पच मतलब पकाना। देखिए ये सब जो है ना बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कि आप अगर एक बार पढ़ लें तो भी आपको याद हो जाएगा। इतना सिंपल सिंपल धातु है। आइए आगे बढ़ते हैं। वद मतलब होता है बोलना। उसी प्रकार से लिख मतलब लिखना। धाव मतलब दौड़ना। डस मतलब डसना, कहते हैं ना डस लिया, सांप डस लेता है, तो डस मतलब होता है डसना, डसना। संस मतलब स्तुति करना। स्तुति मतलब स्मरण, किसी को याद करना। जागरी। जागरी मतलब होता है जागना। गर्ज मतलब होता है गरजना। गर्ज मतलब गरजना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे धातु हैं जिसको आज हम कवर करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। हाँ शायद थोड़ा लंबा हो जाए तो घबराइएगा नहीं, बस हाँ ध्यान से समझिएगा क्योंकि मज़ेदार टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सृज मतलब सृजन करना। सृजन करने का मतलब कि किसी चीज़ को जमा करना। वप मतलब बोना। बोना यानी कि खेत में बीज को बोना, तो बोना। बुद्ध मतलब बोध होना। बोध होना यानी कि ज्ञान होना। ऐसे अच्छा ये चीज़ था, आज हमको समझ आया, आज हमको याद आया, तो बुद्ध मतलब बोध होना। क्रंद मतलब रोना। रुद मतलब भी होता है रोना। उसी प्रकार से वांच। वांच मतलब होता है चाहना। देखिए आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अंग्रेजी के एक वर्ड जानते होंगे जिसका नाम होता है वांट। क्या होता है? WANT। वांट मतलब क्या होता है? चाहना होता है। अच्छा वांट मतलब चाहना होता है और वांच मतलब चाहना होता है। क्या आपको लग रहा है कि मिलता जुलता शब्द है वांच और वांट? वांच और वांट कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब सेम ही लग रहा है।
तो जो संस्कृत है ना वो बहुत पुराना लैंग्वेज है, इससे कई लैंग्वेज जो है बनाए गए हैं, तो इसमें से इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जो है मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है चर मतलब होता है चरना। चरना का मतलब है जो घास चरा जाता है, जैसे गाय घास चरती है, तो चर मतलब चरना। पत मतलब गिरना। आगे क्या है, आगे है हमारा ये तो काफ़ी लंबा है यार, चलिए इधर से देखते जाते हैं। हाँ थोड़ा सा काउंटिंग गड़बड़ाएगा, पर आप इसको जो है माइंड पे मत लीजिए, काउंटिंग गड़बड़ाएगा, लेकिन आप सारा जो है धातु को हम करते चलते हैं। तो पत मतलब गिरना होता है, उसी प्रकार से जप मतलब होता है जपना। रक्ष मतलब रक्षा करना। वश मतलब स्वप मतलब सपना देखना, या स्वप मतलब सोना। स्वप मतलब सपना देखना भी होता है और स्वप मतलब सोना भी होता है। मिल मतलब मिलना, कितना सिंपल है। हु मतलब हवन करना। ताड़ मतलब पीटना, ताड़ना या पीटना, संस्कृत का वर्ड है ताड़ मतलब पीटना। नम मतलब नमस्कार करना। उसी प्रकार से वृष मतलब होता है बरसना, जिसे कहते हैं वर्षा होना, तो वृष मतलब बरसना। आगे बढ़ते हैं। वश मतलब होता है बसना। रुच मतलब पसंद होना या रुचि होना। कुर्द मतलब कूदना। गर्ज मतलब गरजना। वंद मतलब वंदना करना। लंब मतलब लटकना। रम मतलब रमन होना। याच मतलब मांगना। देखिए यहाँ हमने काउंटिंग थोड़ा सा भले ही गड़बड़ा दिया है, यानी कि सीधे 29 से 45 आ गया, पर ये जो है आपको एक साथ जो है हमने समझा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं इसके आगे वाले जो कुछ भी है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अट मतलब होता है घूमना, अट मतलब घूमना। उसी प्रकार से दूह मतलब दूहना, गाय दूध देती है या गाय से दूध निकाला जाता है तो उसको दूहना कहते हैं। वह मतलब होता है ढोना। वह जो है हिंदी का वर्ड नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको हलंत दिख रहा है, तो ये हलंत जो है ना संस्कृत बनाता है इसे, तो वह मतलब ढोना और ये क्रिया है, एक काम है। कुंज मतलब कुंजना यानी कि जो पंछी होती है वो बोलती है, जो पक्षी की आवाज़ होती है उसको कुंजना भी कहते हैं। तो अस्खल मतलब होता है फिसलना। और निंद मतलब निंदा करना मतलब किसी की बुराई करना। दह मतलब दहन होना यानी कि आग जलना। कृत मतलब काटना। प्रच्छ मतलब पूछना। सिच मतलब सींचना। और आगे बढ़ते हैं। अर्च मतलब पूजा करना या अर्चना करना। पूज मतलब भी पूजा करना होता है। भ्रम मतलब क्या होता है, घूमना होता है। चल मतलब चलना होता है। खन मतलब क्या कर दिया मैंने, खन मतलब होता है खोदना। उसी प्रकार से अस मतलब होना, ऐसे मैंने पहले बताया था, अस मतलब होना। पठ मतलब पढ़ना। पाठ मतलब पढ़ाना, देखिए पठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब पढ़ाना, खाली आ की मात्रा का जो है फर्क है। कथ मतलब क्या होता है, कहना होता है। कथ मतलब कहना। चलिए उसी प्रकार से चोर मतलब होता है चोरी करना। युद्ध मतलब युद्ध करना, कितना सिंपल है। यत मतलब यत्न करना यानी कोशिश करना। मुस मतलब चुराना, मुस मतलब भी चुराना होता है। वृद्ध मतलब वृद्धि करना या बढ़ना। सह मतलब सहन करना। शिक्ष मतलब शिक्षा देना। सप मतलब कसम खाना, कसम खाते हैं कि आज के बाद हम तुमको बहुत मार मारेंगे, तो सप मतलब कसम खाना। ये है संक मतलब शंका करना, इसको कहते हैं कि शंका करता है या डाउट करता है। संक मतलब शंका करना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना, स्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन करना, मुकाबला करना। और मुंच मतलब होता है छोड़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ है द्रव मतलब होता है पिघलना। क्रीड मतलब खेलना, और एक और होता है खेल मतलब भी होता है खेलना। भिद मतलब होता है तोड़ना। आगछ मतलब आना। गच्छ मतलब होता है जाना और आगछ मतलब आना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चिंत मतलब होता है चिंता करना, कहते हैं चिंता नहीं किया करो, चिंत मतलब चिंता करना। खाद मतलब खाना और अद मतलब भी होता है खाना। इधर है सूस मतलब सूखना यानी कपड़ा सूखना
या किसी भी चीज़ को सूखना तो सूखना, सुस मतलब। दम मतलब दमन करना, दमन मतलब होता है कि जमीन में गाड़ देना, तो गाड़ने को जो है हम दमन करना कहते हैं। क्लेश मतलब होता है क्लेश करना, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा करना। भोज मतलब भूंजना, जैसे भूंजे को हम भूंजते हैं या किसी चीज़ को भूंजते हैं, फ्राई करते हैं, तो भोज मतलब होता है भूंजना। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ग्रंथ। ग्रंथ मतलब होता है गूंथना, ग्रंथ मतलब गूंथना। जानते हैं हम कि ग्रंथ मोटे मोटे किताब को कहते हैं, तो किताब में बहुत सारा जो है पेज या ज्ञान जो है गूथा होता है, इसलिए तो हम कहते हैं ग्रंथ। घूर्ण मतलब घूमना या चक्कर लगाना। चर्व मतलब चबाना, चर्व मतलब चबाना। जन मतलब जन्म लेना। छीट मतलब काटना, छीट मतलब काटना। उस प्रकार से जीव मतलब जीवन जीना। ज्वल मतलब जलना। तप मतलब तपना। कुर्द मतलब क्या होता है? कुर्द मतलब होता है कूदना। अर्प मतलब होता है अर्पण करना या किसी को दान देना। स्पर्ध मतलब स्पर्धा करना या कंपटीशन करना, अभी मैंने आपको बताया था। वृद्ध मतलब बढ़ना। त्रुट मतलब टूटना, त्रुट मतलब टूटना, कोई चीज़ अगर गिर के टूट जाता है तो हम संस्कृत में जो कहेंगे त्रुट मतलब टूटना। वृद्ध, वृद्ध मतलब होता है बढ़ना, वृद्ध मतलब बढ़ना। देखिए ये बेनिंग जो है दो दो बार लिखा गया, तो छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है पर कोई दिक्कत नहीं। दम मतलब दमन करना, ये भी जो है दोबारा लिखा गया है। चर्व मतलब चबाना। उस प्रकार लिंप मतलब लिंपना, ये भी दोबारा लिखा गया है। छिप मतलब फेंकना। विज मतलब पीड़ा होना, ब्रिज मतलब पीड़ा होना, बीज मतलब पीड़ा होना। भूष मतलब सजना, भूष से भूषण बना है, अब भूषण क्या करता है? सजाने का काम करता है, तो भूष मतलब सजना। सिंह, सिंह ये जो है ना, इसको अड़ा नहीं पढ़ेंगे, इसको अंगह पढ़ेंगे। ऐसे होता है अंगह। देखिए काखा गगा अंगह, तो 5 लिखा गया, फिर 50 नहीं, ये तो अंगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंगह में लिखता हूँ फिर से एक बार। अंगह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर बगल में देते हैं ये बिंदु तो अंगह पढ़ेंगे, और अगर सेम चीज़ लिखते हैं लेकिन अगर इसका बिंदु जो है नीचे देते हैं तो इसको अड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये अंगह है और ये अड़ा है, तो हमें क्या देखना? देखिए यहाँ पे बगल में है, नीचे नहीं है, इसको अंगह पढ़ेंगे, तो सिंह पढ़ेंगे, सिंह, अंग सिंह। तो सिंह मतलब होता है सोना। नी मतलब होता है ले जाना। मरी मतलब मरना। ची मतलब चुराना। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास धातु हैं तो उसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा धातु कौन कौन सा है आगे देखते हैं। त्याज, त्याज मतलब होता है त्याग करना, त्याज मतलब त्याग करना। कहाँ गया? त्याज मतलब त्याग करना। तम मतलब थकना। रुध मतलब रोना। दय मतलब दया करना। नस मतलब नष्ट करना। पुष मतलब पोषण करना। पिब मतलब पीसना, सॉरी पीस मतलब पीसना, पिब मतलब तो पीना होता है, पीस मतलब पीसना। फल, फल मतलब फलना, फलना यानी कि पेड़ में जो फल फलता है उसे फल मतलब फलना कहेंगे। फूल मतलब फूलना। भिक्ष मतलब भीख मांगना या भिक्षा मांगना। रच, रच मतलब कि रचना, रचना करना या रचना या किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। रच मतलब क्रिएट करना या रचना करना। दंड मतलब दंड देना या पनिशमेंट देना। भक्ष मतलब खाना या भक्षण करना, कहते ना भक्षण करके यानी खा गया। दंश मतलब दांत से काटना, दांत से काटना, इसको कहते हैं हम लोग दांती काटना, तो दंश मतलब दांत से काटना। छिद मतलब काटना या छिद्र करना। प्लू मतलब तैरना। इसी प्रकार से अर्प मतलब सौंपना, अर्प मतलब सौंपना या अर्पण कर देना, ले जाओ आज ये तुम्हारा हुआ, तो सौंपना या अर्पण करना। खन मतलब खोदना, खन मतलब खोदना। विष मतलब प्रवेश करना, विष मतलब प्रवेश करना। कृत मतलब काटना होता है, कृत मतलब काटना, यानी कि अगर हम इसको जो है ऐसे इरेज कर दें या छिपा दें तो क्या बच गया? कृत मतलब हो गया काटना, तो काटना होता है। आगे बढ़ते हैं। हिरी, हिरी मतलब होता है हरण करना। प्लू मतलब होता है तैरना।
दा मतलब होता है देना, श्रु मतलब होता है सुनना, ज्ञा मतलब होता है जानना, भू मतलब होता है होना, भी मतलब होता है डरना। देख कितना सिंपल सिंपल जो है शब्दार्थ है। स्मृति मतलब होता है याद करना या स्मरण करना। गय मतलब गाना, ध्री मतलब पकड़ना। आगे है इस मतलब होता है इच्छा करना। कर्ष मतलब खींचना, कर्ष मतलब खींचना। कंप मतलब होता है कांपना। मुच मतलब छोड़ना। खन मतलब खोदना, ये हमने अभी किया था, खन मतलब खोदना। कोई कोई मीनिंग जो है ना इसमें जो शब्दार्थ है डबल बार लिखा गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ हम इसको सुधार करेंगे। यूज मतलब होता है जोड़ना, यूज मतलब जोड़ना। क्री मतलब खरीदना। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था क्री मतलब क्या हुआ, क्री मतलब हुआ करना, और यहाँ पे भी एक क्री है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इस क्री का मतलब होता है खरीदना। ज्ञान मतलब जानना या ज्ञान होना, और चल मतलब चलना। तो हमारे आज के वीडियो में हमने बहुत सारे, कितने सारे, 159 यानी कि 159 शब्दार्थ देखे, और 10 जो है हमने मूल रूप देखे, 10 हमने मूल रूप भी देखे इस। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा जिसमें हमने धातु पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, धातु पढ़ा है। तो हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया है, हमारा टॉपिक कवर हो गया है वचन, पुरुष और धातु। नेक्स्ट वीडियो में हम लकार को पढ़ने वाले हैं, यानी कि लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। ये हमने अपने खुद से जो है नोट्स बनाया है। ये संस्कृत जो है, संस्कृत का जो है नोट्स है, और ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हमने इसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं। सारे के सारे टॉपिक जो है हमने कवर किए जो बोर्ड एग्जाम में जाता है। लकार है, धातु रूप है, शब्द रूप है, शब्दार्थ है, संस्कृत का गिनती है, अनुवाद है। अनुवाद के खास नियम जो बहुत बहुत पूछा जाता है, और ये जो है ना अनुवाद, यही वाला अनुवाद जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। आवेदन है, औपचारिक पत्र लिखना है, पत्र कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद लिखन है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है। तो सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए। तो ये नोट्स आपको जो है मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आप, ये नोट्स आपको कैसे मिल सकता है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगा, और ये आपको नोट्स मिलने वाला है केवल और केवल 49 रुपीज़ में। केवल 49 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा संस्कृत का। हाँ, साथ ही साथ मैंने संस्कृत बुक का भी नया, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो संस्कृत बुक का भी मैंने नोट्स बना दिया है। अगर वो भी चाहिए आपको तो दोनों मिलाकर मैं आपसे 99 रुपीज़ चार्ज करूँ। 99 रुपीज़ अगर आप देते हैं मुझे, तो मैं आपको केवल ग्रामर का नहीं बल्कि इसके पूरे बुक का, यानी कि जो भी ट्यूशन बुक है क्लास 10th में, 10th बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो बुक का भी नोट्स दूंगा, ग्रामर का भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव भी दूंगा, ताकि आपको संस्कृत की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, सब्जेक्टिव भी दूंगा, और बुक का भी दूंगा, यानी तीनों जो है आपको दूंगा, साथ ही साथ जो है ग्रामर दूंगा। तो आपको 99 रुपीज़ खर्च करने होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। तो आइए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।